कुछ लोगों को थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे छोड़ देना चाहिए। आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रशासन को हम क्या करते हैं, केंद्रीय सरकार को दो भागों में बांट देते हैं, दो तरह से इसको एक सामान्य कर देते हैं। सामान्य में इसमें सब कुछ हम कर देंगे, सामान्य प्रशासन में सब कुछ कर देंगे, इसलिए अभी के सामान्य प्रशासन से थोड़ा अंतर रखेगा और इसमें सैनिक संगठन कर देंगे। उस समय जिन चीजों का महत्व था उसके अनुसार हम बांटते हैं। अब सैनिक संगठन का कदापि मतलब नहीं कि प्रांत में सैनिक संगठन नहीं थे, प्रांत में भी सामान्य प्रशासन थे और प्रांत में भी सैनिक संगठन थे। आवाज कौन कर रहे हैं इतना, आवाज को बंद कर लिया कीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार को हमने क्या किया, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और केंद्र शासित सरकार में सब बांट दिया। इसका क्या होता है कि सुल्तान के अधीन होता था, ये सीधे सुल्तान के अधीन होता था। सुल्तान नियुक्त करता था किसको, सुल्तान नियुक्त करता था सहना को। आपने एक सहना ये मंडी पढ़ा होगा, तो वो सहना और ये सहना में अंतर है। नियुक्त करता था किसको, सहना को। जो राजस्व प्राप्ति होती थी खालसा प्रदेश से, यानी केंद्र शासित प्रदेश से, खालसा मतलब डायरेक्ट केंद्र के अधीन, यही समझ, यहाँ पर यही समझना है आपको, खालसा मतलब डायरेक्ट केंद्र के अधीन। तो जो राजस्व प्राप्त होता था वो राजस्व प्रत्यक्ष था, मतलब डायरेक्ट जाकर कहां पर जमा होता था, राजकोष में जमा होता था, केंद्रीय कोष में जमा होता था राजस्व। इससे साबित होता है कि डायरेक्ट नियंत्रण था केंद्र शासित प्रदेश। आज भी केंद्र शासित प्रदेश जो है केंद्रीय सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में रहता है। केंद्रीय सरकार अपना वहां उपराज्यपाल नियुक्त कर देती है, जो एकदम से राष्ट्रपति के अकाउंटेबल होता है। जो भी बजट होता है वो केंद्र ही देखता है, जितने भी विकास के काम है वो केंद्र ही देखता है, केंद्र ही करवाता है, हर मामले में केंद्र उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हाँ, कुछ अपवादों को छोड़ करके, जैसे आप दिल्ली का देख लीजिए, पुडुचेरी का देख लीजिए, जहां पर विधानसभाएं हो गई हैं उसमें थोड़ा शक्तियों का बंटवारा हो गया है। तो ये हुआ जो अभी के अनुसार आप याद कर सकते हैं। अब हम सामान्य प्रशासन में चलते हैं। तो सामान्य प्रशासन में अगर सबसे बड़ा कोई प्रशासक है सुल्तान के बाद तो वो है वजीर। ठीक है, बर्नी की बात सुने तो बर्नी कहते हैं कि 4 केंद्रीय प्रशासन, अभी आप देखेंगे कि हमारे भारत सरकार में कई ऐसे डिपार्टमेंट है जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, और उन जब शपथ ग्रहण होता है तो पहले उन्हीं डिपार्टमेंट के मंत्रियों का, मंत्रालयों के मंत्रियों के लिए मंत्रालयों के लिए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कराया जाता है। ठीक, यहाँ भी कुछ ऐसे मंत्री होंगे जो अति महत्वपूर्ण होंगे और उन्हीं पर समझिए केंद्रीय प्रशासन चल रहा है। बर्नी इस संबंध में लिखते हैं जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख फिरोजशाही लिखा है और काफी महान थे उस समय के लिए, क्योंकि उन्होंने उस समय का प्रत्यक्षदर्शी तरीके से उन्होंने देखा, सुना और लिखा। तो बर्नी की बात ही मान लेते हैं। और वो 4 जो है मंत्रालय थे, 4 विभाग कहीं यहाँ पर, और विभाग कौन कौन थे देखिए। ये था दीवाने बिजारत, दीवान ए बिजारत। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा जरूर। दीवाने बिजारत था, ठीक है। उसके बाद जो था दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज था। और ही महत्वपूर्ण भाग में है दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा, इंसा। और एक कौन था, दीवाने रसातल, दीवाने रसातल। देखिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों एब्सेंट हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, करना चाहिए था क्लास। ठीक है, ये समझ में मैं क्या बता रहा हूं कि वर्णी के अनुसार जो है चार विभाग, वर्णी के अनुसार 4 विभागों पर ही, वर्णी के अनुसार, वर्णी के अकॉर्डिंग 4 विभागों पर ही पूरा केंद्रीय प्रशासन मुख्य रूप से अवलंबित था। यानी कि ये केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख 4 स्तंभ थे। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछता है, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के कौन से विभाग हैं जो स्तंभ के रूप में थे, इनमें से कौन सा विभाग है, तो अगर इन 4 का नाम दिया तो मोर देन तो 1 होगा ही, या कहे इनमें से कौन सा विभाग नहीं था तो आपको गौर से देखना पड़ेगा। इन 4 को याद रखेंगे तभी आप वहां पर गौर से देख करके आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब दीवाने बिजारत क्या हो गया बताइए, बता चुका हूं मैं।
और कोई मैसेज भी कर दीजिए, कि कोई मैसेज कर दिए ग्रुप में जो भी है कि काफी महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है प्रशासन पर, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए कुछ, कि छोड़ेंगे तो बहुत ये होगा, तभी दौड़ के आएगा लोग। और चिंता नहीं करना है कि सर पूछ रहे हैं, कुछ होमवर्क नहीं कर रहे हैं, होमवर्क पूछने का टाइम ही नहीं है। कभी कभी फोन कर होता है ना लेते हैं। किसी कारण से बहुत व्यस्त हो गए घर में और सोचे होमवर्क भी नहीं किए हैं, मतलब इनोसेंट ही है, इनोसेंट है, बट उन्हें लग रहा है कि ठीक नहीं है। चलिए, अब आपको मैं बता दूं, जैसे जैसे रंजीत जी को लगेगा फिर सर कैसे याद करेंगे, क्वेश्चन अगर पूछता है कि भाई आप बताइए कि 4 स्तंभ जो थे वो कौन कौन थे, तो आप भूल जाएंगे। लेकिन इसको आप नहीं भूलेंगे, मैं अभी आपको बताता हूं कैसे आपको याद रहेगा। सबसे पहले मेरा मेरा एक क्वेश्चन बताइए, दीवाने अर्ज क्या था? बोलिए रंजीत जी, जल्दी, इतनी देर। दीवाने अर्ज क्या था, जल्दी बताइए, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। बबलू जी देर कर दिया, देर नहीं करना चाहिए आपको, चलिए। नहीं, वो बबलू जी को। हाँ ठीक है, दीवाने अर्ज बताइए क्या था, क्या था, क्या उसका मतलब क्या हुआ? मैंने प्रशासनिक विभाग था सर। नहीं नहीं मैं नहीं, सही ऐसे से नहीं सुन। बोली, नहीं नहीं नहीं, नो नो, वेरी बैड वेरी बैड। गोविंद जी आप बताइए, दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था सर, बलवन बनाया यस, था। सैन्य विभाग, ये सैन्य विभाग था। दीवाने इंसा क्या था? जिसको पता बताइए, दीवाने इंसा क्या था? हम्म, सब लिखवाया हुआ है, सब लिखवाया है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा। दीवाने इंसा जो था पत्राचार विभाग था, ठीक है, शाही पत्रों का देख रेख करता था, ठीक है, याद आया? अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है जी चलिए। जी जी। दीवाने बिजारत क्या था, दीवाने बिजारत? विजारत सर इसका था, ये पेंशन। रंजीत, गलत 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 जवाब, रंजीत याद नहीं किए हैं क्या इस्तीफाक था आप? पेंशन। नहीं सर, याद नहीं हुआ सही से, नहीं इस्तीफाक याद था है पेंशन। सर। नहीं तो याद करना पड़ेगा। देखिए बीच बीच हम नहीं पढ़ाते हैं और क्वेश्चन पे अगर पूछते रहते हैं जैसे इम्तियाज अहमद या कहीं और से, इसके पीछे कारण यही है कि मैं इनडायरेक्टली लिफ्ट दे रहा हूं कि जो लोग कल के होमवर्क को नहीं कर पाए हैं तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि आगे कुछ ज्यादा हार्ड पढ़ाना है। जब याद रहता है आपको मजा आता है। देखिए कैसे मजा आएगा इसमें, अगर आपको सबका मीनिंग याद है तो आराम से आप बोल सकते हैं हाँ सर यही 4 के 4 डिपार्टमेंट तो स्तंभ हो ही सकते हैं। देखिए कैसे, दीवारें बिजारत, ये वजीर इसका प्रधान होता था, ये राजस्व विभाग था और सबसे बड़ा विभाग था, और कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट समझिए यही था, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आजकल का पीएमओ था। उसका दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। अब बताइए केंद्रीय सरकार बिना सैन्य विभाग के चल पाएगी? और उस समय जबकि आज की तरह कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप नहीं है, डाक नहीं था, तार नहीं था, फैक्स नहीं था, ईमेल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में कम्युनिकेशन के लिए, मतलब जो ये कम्युनिकेशन होता है जाने आने का भी जो कम्युनिकेशन होता है वो भी मुश्किल था, घोड़ा से कई किलोमीटर दौड़ते रहिए तब पहुंच पाइएगा, सूचना लेकर पहुंच पाइएगा पत्र से। तो वैसी स्थिति में पत्राचार का तो बहुत महत्व हो गया, क्योंकि संचार के बिना प्रशासन कैसे चलेगा। आप कुछ भी अगर आप सूचना देने जा रहे हैं या आपका सूबेदार सूचना देने जा रहा है आपको, और वो सूचना नहीं पहुंचेगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो दीवाने इंसा का भी बहुत महत्व था। उसका था दीवाने रसातल। दीवाने रसातल क्या था बताइए? मैंने सेटिंग भी बताया था, दीवाने रसातल सेटिंग मोदी जी पर था, बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यस वेरी गुड, ये हुई ना बात। रसातल, मैंने कहा ना कि मोदी, मैंने मजाक में ही कहा, बट मोदी जी रसातल में विदेश जाने के चक्कर में रसातल में ले गए, क्योंकि विदेश जब जाएंगे तो विदेश विभाग क्या करेगा, उनके लिए पूरी व्यवस्था करेगा जिसमें करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो वहां से मैंने सेटिंग किया था। तो दीवाने रसातल क्या था? विदेश विभाग था। अब कोई भी केंद्रीय सरकार है, अगर इसको प्रमुख विभाग नहीं बनाएगी तो कैसे पता चलेगी पड़ोसी देश क्या करने वाला, हमला करने वाला है, या संचार के साधनों पर कैसे काम कर रहा है, व्यापार में कितना सहायता कर रहा है, उसकी रणनीति क्या है, बॉर्डर एरिया में हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये पता नहीं चलेगा। तो ये 4 जो विभाग थे, वर्णी कहता है कि आधार स्तंभ था केंद्रीय प्रशासन का। तो आपको भी इसको याद रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब है कि अब तो साबित हो चुका है कि जो इसका वजीर था, जो हेड था इसका वजीर, वो बहुत प्रमुख मंत्री था। प्रमुख मंत्री का ये पीएम था, प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री ही ज्यादा सही कर।
अभी हम लोग मुख्यमंत्री कहेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा ना, प्रांतीय वाला, जैसे नीतीश कुमार को समझ लीजिएगा मुख्यमंत्री। तो यहाँ मुख्यमंत्री मैं नहीं कहूंगा, प्रधानमंत्री कहूंगा। और जैसे जैसे अभी राष्ट्रपति हैं और उनके सहायता करने के लिए जो जो प्रैक्टिकल काम है, ग्राउंड वर्क करने के लिए प्रधानमंत्री ही काम करते हैं, राष्ट्रपति राजा हो जाते हैं। तो राजा तो सुल्तान है ही, तो वजीर जो है प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री वजीर हो गया। तो एक तरह से देखा है तो पूरे विभाग का सुप्रीमो हो गया, ये पूरे विभाग का सुप्रीमो हो गया। तो वजीर की स्थिति जो है आज के प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही थी, वो प्रधानमंत्री था वो। अब अकेला प्रधानमंत्री कितना काम करेगा, आप खुद सोचिए। राजस्व का काम देखना है भाई, सिंपल काम नहीं है। राजस्व का काम देखना है, राजस्व लगाना, कर का आरोपण करना, फिर से कर की उगाही करना, कभी जमीन से कर आ रहा है, कभी व्यापार से कर आ रहा है, कभी धार्मिक कर, बहुत सारी बातें हैं। और उसको देखने के लिए पूरे भारत में जो सुल्तान का जो क्षेत्र है वहां पर पूरे जो अधिकारी नियुक्त किए गए, उनका अधिकारियों की नियुक्ति भी देखना पड़ेगा, कर उगाही हुई नहीं हुई, शेष बकाया कितना रह गया, सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो अकेले ये नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं और उप प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे एक बार लालकृष्ण आडवाणी भी थे उप प्रधान, तो ये उप वजीर नियुक्त करें, जिसको नायब वजीर कहते हैं, नायब वजीर। ये सहायता देने के लिए नायब वजीर की नियुक्ति होती थी। ठीक है, ये मैं लिख देते हैं नायब वजीर। उसका सहायता देने के लिए आपको ने बताया था मैंने, महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो उसका क्या क्या कहते थे, महालेखक परीक्षक को क्या कहते थे उस समय? मुमलिक। नहीं, मुमलिक नहीं, मुमलिक तो सब में रहेगा। आगे का नाम बताया। एक था मुशरिफ था, एक था मौसीफ करके। हाँ सही है, मुशरिफ था महालेखाकार, मुशरिफ ए मुमलिक, महालेखाकार, और ये था मुस्तफा, मुस्तफा ए मुबालिक, ऑडिटर जनरल मुस्तफा ए मुबालिक। और मुशरिफ ए मुबालिक था, अकाउंटेंट इन जनरल, मुशरिफ ए मुबालिक जो था आपको, ये अकाउंटेंट जनरल था। तो ये इसके सहायक थे। और एक और सहायक है खानिज, एक और सहायक है खानिज। खनिज से खानिज कर सकते हैं, लेकिन खनिज से मत कीजिए, खजाना से कीजिएगा, खजाना से तो याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि खानिज नीचे लिखा है खानिज, खानिज का मतलब होता है, खानिज का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। ठीक है, खानिज का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। तो चार सहायक थे, नायब वजीर मतलब उप प्रधानमंत्री, मुस्तफा ए मुबालिक, मुशरिफ ए मुबालिक और खानिज। खानिज का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, कोष का हेड था। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कितना आसानी से याद कर सकते हैं आप। राजस्व विभाग का प्रधान है, राजस्व प्राप्ति करने के लिए उसको समय नहीं मिल रहा है, तो अपने अंदर में एक उप को रख लिया है, उप वजीर को। फिर से मुस्तफा जो है अपना ऑडिट कर रहे हैं, मुशरिफ जो है अकाउंट संभाल रहे हैं, और खानिज कोष में पैसा रख रहा है। तो ये चार सहायक इनके पास थे। तो इस प्रकार से आप विजारत को, दीवाने विजारत को आप समझ रहे हैं। तो ये तो दीवाने विजारत को चलाने के लिए अधिकारी थे, मतलब सहायक थे, सहायक अधिकारी थे। हालांकि इनकी शक्ति अगर प्रांतीय अधिकारी से देखा है तो बहुत ज्यादा शक्ति थी इनके पास, लेकिन इनके लिए तो सहायक थे। अब हम देखेंगे दीवाने विजारत जो है वो और किस डिपार्टमेंट को अपने साथ रखता था, कौन किसके किसके अधीन, इसी में लिख देते हैं, जगह इसको बन जाएगा। तो दीवाने विजारत जो है अपने अपने अधीन जो रखता था, वो एक था आपको दीवाने इसराफ, ये अपने साथ रखता था दीवाने इसराफ को, दीवान ए इसराफ, दीवान ए इसराफ जो है इसके अंडर में ही था। और फिर अंडर में था दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही, ये भी इसी के अंडर में था, इसी का ब्रांच था, दीवान ए अमीर कोही, इसका गठन किया था एमबीटी ने किया था। और इसके साथ ही अन्य विभाग भी थे, जैसे आप देखे होंगे कई मंत्री बना दिए जाते हैं, और जो बाकी बच जाता है डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट किसके पास रहता है? शेष डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो अन्य विभाग भी इसी के पास रहते थे, दीवाने विजारत के पास ही रहते थे। तो ये इसके अधीनस्थ विभाग थे। दीवाने इसराफ आपको मैंने नहीं बताया होगा, ये लोक निर्माण विभाग था। लोक निर्माण, ये तो जानते हो दीवाने अमीर को ही कृषि था, ये था लोक निर्माण विभाग। ठीक है, दीवाने इसराफ लोक निर्माण विभाग था।
दीवाने कोई कृषि विभाग था। तो ये सब और अन्य विभाग जो है दीवाने वजारत के अंतर्गत थे। इसका काम नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश का जो बात है समाप्त हो चुका है। हम अभी बात करेंगे, अभी भी और बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन पर। सर दीवाने इसराफ क्या बोले? लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण, पब्लिक, ये होता है ना पब्लिक डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। हाँ, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, वजीर के बारे में। तो वजीर का जो पद था बहुत महत्वपूर्ण था, और कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा तुगलक के समय, तुगलक काल में वजीर का पद, वजीर का जो ऑफिस था दीवाने विजारत, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। वजीर का स्वर्णकाल माना जाता है तुगलक काल को, वजीर का स्वर्णकाल। आप देखे भी होंगे, मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक के समय में कि जब जो खाने तेलंगानी है वो बहुत प्रमुख अधिकारी है, और बता रहे कि तुम ही असली सुल्तान हो, क्योंकि सारा कुछ वही करता था। ठीक है, एक है। दूसरा है कि सैयद सुल्तानों के टाइम में, सैयद सुल्तान के समय में वजीर का महत्व कम होने लगा, क्योंकि वजीरों को क्या किया जाता था, युद्ध में जाने के लिए प्रेरित किया जाता था, और उनको दूर दूर के युद्ध में भेजा जाता था। इसके चलते केंद्रीय प्रशासन का महत्व कम हुआ है। और जब हम बात करते हैं लोदियों के समय, तो लोदियों के समय समझिए कि वजीर का एक तरह से पतन हो गया है, काफी कम पावर हो गया है, क्योंकि दूसरे भी जो अधिकारी हैं वो सक्रिय हो गए हैं। चलिए हम बात करते हैं राजस्व प्रशासन की, कर व्यवस्था की बात करेंगे। तो कर व्यवस्था में ऐसे तो बातें की गई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं। कर में आपको 5 कर मैं बताता हूं आपको। एक था उस्र था, और दूसरा क्या था, खराज था, खुम्स था, तीसरा क्या था, जकात था, और पांचवा क्या था, जजिया था। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि उस्र कितना लगता था, जकात, खराज कितना लगता था, खुम्स कितना लगता था, ये सब कितना इस पर टैक्स दिया जाता था, बताइए। नहीं पता है? 5 से इसमें तो शायद 5 से 10% तक लगता था उस्र, 5 से 10% तक लगता था उस्र। खराज कितना लगता था? खराज जो है एक किसी शासक के टाइम में 1/3 लगा है, और किसी शासक के टाइम में 1/2 लगा है। मतलब 1/3 से 1/2 के बीच ये आगे पीछे होते रहता था। खुम्स के बारे में है 1/4 लगता था, और 4/5 लगता था। 1/4 जो है सुल्तान रखता था, 4/5 जो ज्यादा हिस्सा हुआ, 80% जो हिस्सा हुआ वो आपको देता था। उसको ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला बोर्ड में नहीं दिख रहा है अभी, मतलब वीडियो में नहीं दिख रहा है। ऊपर जो लिखे हैं उस्र का। हाँ ठीक अब देख। तो ये मिलता था आपको, किसको, सुल्तान को, और ये मिलता था उसको, सैनिकों को। बाद में ये अलाउद्दीन के टाइम में बदला भी है, ज्यादा अलाउद्दीन खुद लेने लगा। जकात की बात करें तो 2 से लेकर 2.5% तक जकात जो है मुसलमानों से लिया जाता था, 2 से लेकर 2.5% तक। जजिया के बारे में मेरा कुछ डाटा तो अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये 1/5 गलती से उल्टा लिखा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कर का क्या मात्रा थी, याद रखना है। अब रहा कि किससे कौन सा कर लिया था, उस्र का कौन सा कर था, उस्र मुसलमान से। यस, गुड। तो यहाँ हम लिख देंगे मुसलमान से, यही मुसलमानों से लेते थे। यह क्या था, भूमि कर था। ठीक है, भूमि कर था, लगान था, एक तरह से कहिए भूमि कर था। खराज किसे लिया था, खराज गैर मुसलमान से। हाँ, ये भी तो भूमि ये जो कर है था। आपको जो है गैर मुसलमान से लेते थे, ये भी भूमि कर था। खुम्स तो सैनिकों का मामला था, लूट लूट का का। मामला था।
तो ये तो लूट एक का कर माल था। हिस्सेदारी था, एक कर में एक तरह की हिस्सेदारी था, सैनिकों के लिए मिलता था। जकात क्या होता था? जकात ये मुसलमानों से लिया जाता, मुसलमानों से, धार्मिक ये में था। गैर मुसलमान से ज्यादा था। जजिया। जजिया में क्या था? जजिया में था कि जो गैर गैर मुसलमान होते थे उनसे ये कर लिया था और कहा जाता था कि हम आपके संपत्ति और जान माल की सुरक्षा करेंगे क्योंकि आप गैर मुसलमान हैं। तो हो सकता है कि जो मजहबी लोग हैं आपको परेशान करे, दिक्कत करे, तो शासन क्या करेगी, आपका ध्यान रखेगी, जिसमें शासन को काफी खर्च करना पड़ेगा और व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपसे सहयोग चाहिए। तो ये एक जजिया कर था जो कि गैर धार्मिक कर था और गैर मुसलमान से थे। जकात क्या था? जकात मुसलमानों से लिया जाता था और मुसलमानों के कल्याण पर ही खर्च कर दिया जाता था। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मुसलमानों से ले, धार्मिक कर तो था लेकिन मुसलमानों के ही भलाई पर खर्च कर दिया जाता था। चलिए अब बात करेंगे ना भूमि के प्रकार। कर व्यवस्था में भूमि के प्रकार लगे हाथ बात कर लेते हैं, हालांकि और भी कुछ बातें होंगी बट मुख्य बातें मैं अभी यहाँ बता देता हूँ। राज्य के पास जो है भूमि चार प्रकार की थी। एक था दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि जो कि लगान मुक्त होती थी। ठीक है, पहला क्या हो गया? अनुदान। दान यानी कि अनुदान, उस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपको मिल गया है, आप ब्राह्मण हैं या फिर कुछ ब्राह्मण है और कुछ आपने राज दरबार में कुछ खास कुछ किया है राजा के लिए, तो राजा ने खुशी से आपको दान दे दिया है, अनुदान दे दिया। आप या फिर हो सकता है आप स्कूल खोलने वाले हों, आपने राजा से मांगा था कि हमको चाहिए था जमीन, मैं पढ़ाऊंगा, जीवन उसी में समर्पित कर दूंगा, तो चलिए भाई आप ले लीजिए। तो ये हो गया था, एक भूमि हो गया कि दान में दी गई भूमि। मुसलमानों मुक्तियों अथवा प्रांतियों के अधिकार की भूमि, जो प्रांतपति होते थे या फिर अलग अलग सुल्तानों के टाइम अलग अलग स्थिति होगी, या इक्तेदार होते थे या जिन्हें मुक्ति भी कहते थे, तो उनको जो दी गई भूमि थी, जो राजस्व भूमि होती थी, वहां राजस्व उसका उससे लाना है, तो उसको एक वो भी एक प्रकार होता था। और इस भूमि को हम लोग इक्ता भूमि कहते थे। मैंने बताया भी था आपको कि इक्ता मतलब भूमि, उस भूमि को इक्ता भूमि कहते थे जिससे कि राजस्व प्राप्त करना है वो मिलता था किसको? उसके जो इक्तदार होते थे उनको मिलता था या प्रांतपति को मिलता था। तीसरी तरह की भूमि जो है जो अधीनस्थ हिंदू राजाओं के आधिपत्य में थी। जैसे ऐसा होता था कि हर जगह कोई भी सुल्तान जो है हर जगह अपना प्रभाव और अपना कब्जा नहीं रख सकता है। कई बार वो हिंदू राजाओं को नहीं जीत पाता था, तो वैसे में क्या करता था, वो हिंदू राजाओं को कहता था कि आप मेरे अधीनस्थ रहिए और काफी स्वतंत्रताएं मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको मुझे इतना नजराना और इतना कर उगाही करके मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, राज्य में विलय हो गया है लेकिन फिर भी शासन उसके हाथ में है प्रांतीय स्तर पर। तो हिंदू राजाओं के पास जो भूमि थी वो भी एक प्रकार हो गया। और चौथा प्रकार जो है खालसा भूमि का प्रकार था। खालसा भूमि वैसे भूमि कहते थे जो राजा के डायरेक्ट, सुल्तान के डायरेक्ट नियंत्रण में रहता था, यानी कि सुल्तान उसको चाहता है तो लीज पर दे सकता है, यानी इसका कमर्शियल यूज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा आपको राजकोष में डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूँ। चलिए, तो चार तरह की भूमि है और बाकी जो बातें कुछ है जैसे गल्ला बक्सी, बटाई, इन सब चीजों पर भी मैं कल बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा जो आज का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिएगा। तो कर व्यवस्था भी केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत था। एक और है जानकारी, जो नई जानकारी है वो है कारखाना। कारखाना दो तरह के थे, रातीबी और गैर रातीबी। केंद्रीय शासन के अंतर्गत कारखाने का भी प्रशासन था और कारखाना दो ढंग के थे, एक था रातीबी और दूसरा था गैर रातीबी।
ये मैं छोटा सा है इसलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि आसान रहेगा। रातिबी का मतलब होता था जिसको निश्चित, जिसके स्टाफ को, मजदूर को निश्चित वेतन मिलता था, वेतन मिलता था, और जिसको कुछ निश्चित नहीं था, अनिश्चित की स्थिति थी, अनिश्चित वेतन मिलता था, वेतन कोई तय नहीं था कितना हर महीना मिलेगा, तो उस कारखाने को गैर रातिबी कहते थे। कारखाना का बंटवारा वेतन के अनुसार ये है। ठीक है, बस इतना ही है। अब एक और इसमें बात सीखने वाली है कि जो मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, जो कारखाना का प्रधान होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, मुतशरीफ कहते थे। कारखाना के प्रधान को हम लोग मुतशरीफ कहते थे, मुतशरीफ। रेफ के रूप में होगा शरीफ, पूरा लिखा है। तो मुतशरीफ कहते थे कारखाना के प्रधान को, मुतशरीफ, कारखाना का प्रधान होता था मुतशरीफ। और जो मुस्तफा आपने पढ़ा और मुशरिफ पढ़ा उससे अलग है, ध्यान रखिएगा। मुस्तफा अकाउंटेंट एक ऑडिटर जनरल था और मुशरिफ अकाउंटेंट जनरल था, मुस्तफा ऑडिटर जनरल था, और ये है मुतशरीफ, ये आपको कारखाना का प्रधान है। ये मैं लिखवा चुका हूँ। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं जो बंटवारा था, प्रशासनिक इकाइयों में बंटवारा, जो अभी जो इस बार एग्जाम हुआ था आप लोग का, यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ भी चुका है। तो ज्यादा इसके लिए डाटा नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है उसी पर क्वेश्चन पूछता है, और जो पूछता है उससे ज्यादा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, प्रांतों को क्या किया गया था, आपने यहाँ देखा कि प्रांतीय प्रशासन था। तो प्रांतीय प्रशासन को देखते थे कौन, प्रांतपति होते थे। प्रांतीय प्रशासन को देखने वाले प्रांतपति होते थे, या उनको हम सूबेदार भी कहते थे, सूबेदारों के अधीन होता था। ठीक है, अब प्रांत है, और प्रांत को जैसे बिहार एक प्रांत है तो किसमें बांटा गया है, जिला में बांटा गया है। ठीक है, और जिला को हम लोग क्या बांटे हैं, सब डिवीजन बांट दिए हैं, फिर बांट दिए हैं ब्लॉक में, फिर बांट दिए हैं गांव में। तो यहाँ पर क्या होता था, प्रांत बटा होता था जिला में, जिला को क्या कहते थे, सिक कहते थे, सिक। जिला के बंटवारे को सिक कहते थे, इसके प्रधान को सिकदार कहते थे। ठीक है, और सिक के नीचे, यानी सिक के जस्ट नीचे था परगना, सिक के जस्ट नीचे परगना था। इसके बाद क्या था कुछ क्लियर नहीं है, तो इसके नीचे सीधे सीधे कह रहा है कि इसके नीचे जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो गांव थी। अब इतना ही से आपका काम भी चल जाएगा, अगर कुछ मिलेगा, अभी तो मिला नहीं मुझे, मिलेगा तो मैं बता दूंगा। तो ये जो था सबसे पहला हो गया आपको, सबसे ऊपर हो गया आपको प्रांत, सबसे ऊपर हो गया प्रांत, प्रांत के बाद आपको सिख हो गया, और सिख के नीचे परगना, परगना के बहुत नीचे हो गया गांव। ठीक है, प्रांत के प्रधान को सूबेदार कहिए, प्रांतपति कहिए, इक्तादार कहिए, मुफ्ती कहिए। ठीक है, सिख के प्रधान को सिकदार कहते थे। परगना के दो प्रधान होते थे, एक का नाम था आमिर और दूसरे का मुंसिफ, आमिर और दूसरे का नाम था मुंसिफ। ठीक है, आमिर और मुंसिफ। अब आमिर कौन था, आमिर जो था मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था, आमिर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था, और ये राजस्व विभाग का प्रधान था। ये प्रशासनिक अधिकारी हो गया, प्रशासनिक अधिकारी यानी कि सामान्य प्रशासन कहिए, और ये राजस्व प्रशासन कहिए, राजस्व का प्रधान था। कहने का मतलब है कि परगना में राजस्व को इकट्ठा करना है, टैक्स लगाना है, टैक्स को प्राप्त करना है, कोष में भेजना है, केंद्र को भेजना है, तो सारा काम मुंसिफ करेंगे। ठीक है, ये अपना सेपरेटली टॉप रैंक के हैं प्रांत में, और ये सेपरेटली आमिर अपने टॉप रैंक पर है। ये कानून व्यवस्था देखेंगे और अन्य प्रकार के कार्यों को देखेंगे, इनको राजस्व नहीं देखना है। तो दो अधिकारी हो गए परगना पर, आमिर और मुंसिफ। अब जो है कभी कभी क्या कर सकता है, जैसे अभी पूछा था प्रांत, सिख और परगना, ऐसे करके यूपीएससी में पूछा था। हो सकता है कि इन प्रशासनिक इकाइयों का क्रम नहीं लगा करके प्रशासनिक इकाइयों के प्रधानों का क्रम लगा दे, जैसे सूबेदार लिख दे, सिकदार लिख दे, आमिर लिख दे, मुंसिफ लिख दे, पटवारी लिख दे। पटवारी कहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा। पटवारी जो है ये भी अधिक छोटा अधिकारी होता था, और ये लेखा
लेखापाल भी इसको कहते हैं। यूपी में अभी भी ये लेखापाल का पोस्ट का वैकेंसी निकलता है। पटवारी भी था, मुकद्दम भी था, मुकद्दम को मुखिया कहते थे। तो कुछ छोटे अधिकारी भी, कुछ कुछ अधिकारी गांव में भी थे जो कि काम देखते थे। एक और नाम है इसमें, खूत भी था, चौधरी और खूत। चौधरी और खूत भी ग्रामीण स्तर पर काम करते थे, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, तो चौधरी हो गया, खूत हो गया, पटवारी हो गया। ये जो अधिकारी थे या जो कर्मचारी थे वो ग्रामीण स्तर पर काम करते थे। मुंसिफ और आमीन जो थे वो परगना स्तर पर काम करते थे, सिकदार जिला स्तर पर, और प्रांतपति या सूबेदार प्रांतीय स्तर पर। तो ये अधिकारियों का क्रम भी अगले बार कभी आ सकता है, इसलिए इस ढंग से पढ़ेंगे आप। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है, याद हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताइए, सिखों की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? सिख यानी कि जिलों की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? फिर से कहिए सर एक बार। सिख, सिख अभी तो बताएं। सिख, सिख की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? फिरोज शाह तुगलक था कैसे? नहीं, बलवन था, बलवन। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइए, खूत चौधरी और मुकद्दम, इनके विशेषाधिकारों को किस सुल्तान ने छीन लिया था? पढ़ा चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं। कॉमन सेंस लगाइए। खुद चौधरी मुकद्दम किसके विशेषाधिकार में था? हे भगवान, कैसे आवाज नहीं जा रही है क्या? खूत चौधरी नहीं, पहले रहा से है पढ़ाया हुआ चीज है। खूत चौधरी मुकद्दम, ऑफ कीजिए पहले, आपको अपने माइक को ऑफ कीजिए। खूत चौधरी मुकद्दम के विशेषाधिकारों को किस सुल्तान ने छीन लिया था? आवाज नहीं गई क्या? एमबीटी था सर। मोहम्मद बिन तुगलक ने छीन लिया था सर। ये भगवान, मतलब कॉमन सेंस नहीं लगाते। उस दिन कॉमन सेंस बताए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने छीना था। खूत चौधरी मुकद्दम जो क्या थे, ग्रामीण स्तर पर थे। अब विशेषाधिकार छीनने से क्या फायदा होता है कि आप इधर उधर गड़बड़ नहीं करेंगे और राजस्व आ जाएगा ज्यादा केंद्रीय प्रशासन को। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ज्यादा, जैसे मान लो डीएम को ढेर सारा काम दे दिया गया, ढेर सारा अधिकार दे दिया गया, तो कहेगा ना कि यहाँ इधर खर्च किए, वहां उधर खर्च किए, वहां उधर खर्च किए। अधिकतर अधिकारों को सेंट्रलाइज कर लिया जाएगा, डीएम को कम अधिकार दिया जाएगा, तो बेचारा खर्च दिखाएगा कहाँ? तो पैसा तो केंद्रीय शासन चल जाएगा। जैसे किसी चीज को फैक्चुअली अगर याद रखेंगे ना, तो देखिए नहीं याद रहेगा। कॉन्सेप्चुअली याद रखिए। किसी व्यक्ति को जब याद रखेंगे फैक्ट से, इनका नाम कुंदन जी था, ये इतना तारीख को मिले थे, सो नहीं, उनकी प्रवृत्तियों को, उनकी आदतों को, उनके टैलेंट को, उनके रेगुलर होने को, उनके चरित्र को याद रखिए। हो सकता है कुंदन जी भूल जाए, बस याद रहे कि हाँ एक क्लास में नियमित आते थे और वो मतलब ठीक थे, पुराने स्टूडेंट थे, बोकारो के थे, और ऐसा गुण था, ऐसा, वो ज्यादा दिन याद रहेगा। ठीक है, और ये कोशिश कीजिए, जैसे होता है, जैसे आपको दिक्कत हो रही होगी, नए लोग को इतिहास में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप इतिहास को फैक्चुअल चश्मे से देखना छोड़ देंगे और दिमाग लगाएं कॉन्सेप्चुअल चश्मे में, तो वो भी इसमें दिमाग लग जाता है। आप देखिए एफएसटी कहीं देख लीजिए, वो लोक कल्याणकारी शासक है, परोपकारी शासक है, हर जगह वो गंवा रहा है, हर जगह। जैसे अभी खुम्स की बात कर रहे थे, तो 1/5 भाग सुल्तान रख रहा था ना, तो ये क्या एफएसटी के साथ सही बैठता है कि 1/5 सुल्तान रख रहा था? बोलिए। नहीं सर, एफएसटी ही तो 1/5 रखा था बस। यस, एफएसटी कुछ लिया ही नहीं था सर। एफएसटी 1/5 रखेगा ना, चूंकि 1/5 का मतलब 20% और 4/5 का हो गया 80%। तो एफएसटी तो कल्याण करता था लोगों का, तो वो रखेगा 1/5, और उस समय सैनिक रखेंगे 4/5। ठीक है, तो जब तक आप कॉन्सेप्चुअल नहीं आएंगे ना, कहीं कहीं पर कॉन्सेप्चुअल बैठाना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप देखिए, कॉन्सेप्ट की ही बात मैं ज्यादा करता हूं, आप उसको कैच करेंगे, वो याद रहेगा। अगर कमीशन निकालना है तो यही करना पड़ेगा।
ये कमीशन में कितना याद करेंगे। वहां पर इलिमिनेशन मेथड ही बेस्ट होता है। इलिमिनेशन मेथड से ही, और इलिमिनेशन छांटे कैसे। आपके यहाँ जो है कोई प्रोग्राम है और आपको 4 दोस्तों को बुलाना है कि भाई यहाँ प्रोग्राम बहुत बड़ा है, शादी वगैरह है, खर्च है, बहुत सामान है, गहना है, तो आप उन दोस्तों को नहीं बुलाएंगे जो चारित्रिक रूप से चाहे हमेशा बेईमानी की बात करते हैं या कहते हैं कि अरे हम तो ऑफिसर बनेंगे तो बहुत खर्च किए, हम लूटेंगे जरूर। उनको नहीं बुलाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई लूटेगा बाद में, पहले मेरा ही को लूट लेगा। तो आप क्या कॉन्सेप्चुअली उसको बुला रहे हैं, चारित्रिक दृष्टिकोण से, फैक्चुअली नहीं बुला रहे हैं कितना जानकार है वो, आप उसके आत्मा चरित्र को देख रहे हैं। ये बात यहाँ भी ध्यान रखना है। हाँ, मानता हूं कि इतिहास में बहुत सारे फैक्ट है, बट फिर भी जहां कॉन्सेप्ट लग सके वहां तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए आते हैं अब, ये मैंने बताया था केंद्रीय प्रशासन, बताया था केंद्रीय प्रशासन, सामान्य प्रशासन बताया था, जो कि मैं कर चुका हूं। अब मैं आ रहा हूं सीधे सैनिक संगठन पर। और जो भी वीडियो है, जैसे ये आज का वीडियो, उसको 2 बार देखिएगा, समझे। देखने से, सुनने से अगर नहीं भी देख सकते कोई बात नहीं, चला करके अपना ब्रश कीजिए। सुनने से बहुत याद होता है, बार बार सुनिएगा तो याद होगा, क्योंकि आपको एक बार तो सुन ही लिए हैं। इससे अच्छा वीडियो किसी टीचर का होंगे, एक से एक टीचर इंडिया में है, लेकिन अब है उनको तो आप फिर जब सुनिएगा तो पहली बार हो जाएगा, इसको सुनिएगा तो दूसरी बार हो जाएगा, इसलिए इसी को सुन लीजिएगा। चलिए, तो केंद्रीय प्रशासन की हम बात करते हैं, तो तुर्की और मंगोल पद्धति पर सैनिक संगठन आधारित था। मंगोल पद्धति में जो दशमलव पद्धति होता है उसके अनुसार सेना के पदानुक्रम को ही बनाया गया, तो उसमें बताने वाला हूं। तो तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। फिर से अगर हम सेना की बात करते हैं, तो सल्तनत कालीन जो सैन्य व्यवस्था अगर बनाया है, शुभारंभ किया है, तो किसने किया है बताइए। सल्तनत के लिए सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया है? कौन? तो बलबन खत्म ने किया किया था। था। इल्तुतमिश ने किया है। अरे बलबन ने तो इल्तुत- विभाग बनाया। चीजें तो पहले से ही रहती है ना, अलग विभाग बना दिया जाता है। मैंने बताया था जल मंत्रालय, क्या पहले पर जल के बारे में पहले काम नहीं होता था? स्वच्छता, तो क्या स्वच्छता काम नहीं होता था? चीजें पहले से रहती है, विभाग बाद में बनाना है। विभाग बनाने से क्या होता है कि पूर्णकालिक सचिव मिलते हैं विभाग को। पूर्णकालिक सचिव, अंशकालिक सचिव का मतलब क्या होता है? जैसे आप बहुत टैलेंटेड हैं, आईएएस निकाल लिए हैं, और आपको जो है कोयला मंत्रालय में आप बैठते हैं, लेकिन कोयला मंत्रालय के साथ साथ आपको क्या, कोयला मंत्रालय, कोयला खान से जुड़े हुए मजदूरों के कल्याण का भी काम आप ही को मिल गया है। नतीजा है कि आप कल्याण वाला ऑफिस में बैठते हैं, फिर कोयला वाला ऑफिस में बैठते हैं। नतीजा है कि टाइम आपका कम पड़ जाता है, डिसीजन नीतिगत सोच नहीं पाते, मीटिंग नहीं कर पाते हैं, विदेशों की रिपोर्ट नहीं पढ़ पाते हैं, और आपको लगता है कि हम ठीक से समय नहीं दे पा रहे हैं। और उधर से हड़ताल हो रहा है कि भाई कल्याण, बच्चों के कल्याण, जो कोयला जो मजदूर है उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो आप तो चाहते हैं करना, बट समय नहीं आपके पास है। तो डिमांड करता है कि पूर्णकालिक सचिव चाहिए। सचिव मतलब समझते आईएएस होना चाहिए ना, उसके अंदर पूरा तामझाम होगा, पूरे अधीनस्थ लोग होंगे, खर्चा भी होगा सरकार का। तो सरकार देखती है कि खर्च हो रहा है और पैसा उसके पास है अगर, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट बना देती है। इससे काम ज्यादा आसानी से होता है और जल्दी होता है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट अलग बनाया, क्योंकि मंगोलों का प्रकोप बढ़ गया था, तो बलबन ने डिपार्टमेंट अलग बनाया। लेकिन सैन्य व्यवस्था तो इल्तुतमिश के समय ही था, बल्कि सैन्य शासित व्यवस्थाएं थी, क्योंकि वो लोग विदेशी थे, और विदेशों को अगर रहना है तो डरा के धमका के ही रहेगा, उसके लिए सेना की मजबूती बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, तो एक वर्ड है जो सीखना है आपको, वो है हस्म एक कलम। केंद्रीय सेना, केंद्रीय सेना को कहते थे हस्म ए क्लब। केंद्रीय सेना को उस समय कहते थे हस्म ए क्लब। ऐसे तो सभी सेनाओं के नाम दिया गया है, बट उतना भी आपको मैं नहीं बताऊंगा। यूपीएससी वाले को मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं नोट्स बना लिया हूँ। यूपीएससी वाले को जो क्लास लेता हूँ इसलिए बना लिया हूँ, मैं सुनाता हूँ सिर्फ, बट आप लिखिएगा नहीं। केंद्रीय सेना का था हस्म ए क्लब, प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरफ, शाही घुड़सवारों का था सवार ए क्लब, और सुल्तान की व्यक्तिगत सेना, ये लिख लीजिए, सुल्तान की व्यक्तिगत सेना को शमसी, शमसी घुड़सवार, ये आसान है, शमसी घुड़सवार, शमसी घुड़सवार, बीपीएससी के लिए काफी है। शमसी घुड़सवार ये है आपको सुल्तान की व्यक्तिगत सेना, सुल्तान की व्यक्तिगत
सेना, ठीक है। सुल्तान अपने लिए भी अपने तरफ से सेना रखता था। तो ये हो गया शमसी घुड़सवार, और केंद्रीय सेना जो था हस्म एक क्लब था, ठीक है। तो इस प्रकार से सेना का जो है नामकरण मैंने आपको बता दिया, चूंकि नाम से पूछता है। और ये आपने सही बताया कि बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को शुरू किया था, दीवाने अर्ज। और अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन शुरू किया, अस्थाई सेना रखना शुरू किया, दाग प्रथा शुरू किया, चेहरा को नोट करना शुरू किया। ये सारा कुछ काफी कुछ किया है। और बहुत अधिक संगठित ढंग से और व्यवस्थित ढंग से अगर किसी ने सेना को रखा है पहली बार, तो वह है कौन, और टैलेंट के आधार पर लिया है, तो वह कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और एक ऐसा राजा आया जो टैलेंट को इग्नोर कर दिया, अनुवांशिक कर दिया, वो है आपको फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दशमलव प्रणाली को समझ लीजिए, कैसे दशमलव प्रणाली था, इस पर क्वेश्चन पूछता है। और लुसेंट में दिया हुआ है, बट मैं समझा देता हूँ और रटवा भी देता हूँ, अभी कभी याद हो जाएगा, ऐसे थोड़ा डर लगता है याद करने में। ये दशमलव पद्धति आधारित है इनका संगठन। दशमलव का मतलब होता है 10, दशमलव का मतलब डेसिमल नहीं, 10, यहाँ 10 समझना है। और डेसिमल का कॉन्सेप्ट 10 ही से है, बट यहाँ 10 है। 10 अश्वारोही या घुड़सवार भी कह सकते हैं, अश्वारोही। इसका होता था एक सरखेल, एक खेल, एक सरखेल। 10 सरखेल होता था, 10 सर एक खेल होता था, समझा लो ना। तो होता था एक सिपह सलार, ठीक है। उसके बाद से हो गया 10 सिपह सलार। मैं जिस ट्रिक से याद किया हूँ उसी के अनुसार मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं उसी ट्रिक को आप लगा दूंगा अगर सही हो गया तो। तो ये हो गया एक 10 सिपह सलार, तो ये हो गया एक अमीर, ठीक है। और एक 10 अमीर बराबर हो जाता है एक मलिक, ठीक है। और 10 मलिक बराबर हो जाएगा एक खान, ठीक है। तो यही है, इसको मैं आपको याद कराता हूँ। लुसेंट में आप देख लीजिएगा, लुसेंट में भी है ये। दस अश्वारोही, एक सरखेल, सिपह सलार, अमीर मलिक खान, सही है। तो इसके अनुसार जो है जो पद्धति था, और सबसे जो ऊंचा पद था आप देख सकते हैं, सबसे ऊंचा पद जो है, बताइए सबसे ऊंचा पद कौन था? सबसे ऊंचा पद कौन था? खान है, गुड। सबसे ऊंचा पद है। और खान से भी सब ऊपर कौन था? खान से ऊपर सुल्तान था, ठीक है। युद्ध में सुल्तान भी जाता था, तो सुल्तान के अंदर में खान होते थे, और खानों की संख्या जो होती थी सुल्तान के अंदर में, ये भी मैंने कहीं नोट किया है, एक मिनट। हाँ, सुल्तान के पास 10 लाख खान होते थे, ये मैं लिख देता हूँ आपको। 10 लाख खान, नहीं 10 लाख खान नहीं होगा, एक मिनट, इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, कहीं गलत तो मैंने 10 लाख अश्वारोही हो जाएगा सर। हाँ 10 लाख अश्वारोही होगा, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मैं लगता हूँ कि हाँ 10 खान ही होगा, ठीक है। 10 हाँ मैंने लिख दिया है, गलती से वहां लिख दिया है, 10 खान होगा। और जब 10 लाख यहाँ हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा। नहीं, पहले आप ही लोग से पूछ लूं मैं, किनसे पूछूं मैं? सबसे पहले रंजीत जी बताएंगे। रंजीत जी बताएंगे कि अगर आप मलिक रहते तो आपके अंडर में कितने घुड़सवार होते? 10 लाख होते सर। मलिक के पास 10 लाख घुड़सवार होते। देखिए सुनिए जी, 10 लाख का है, 10 लाख घुड़सवार। देखते किसका सही होता है, ठीक है। आप बताएंगे कौन है? रंजीत जी हैं? रंजीत जी बताइए, सॉरी बबलू जी बताइए। एक मलिक, अगर आप मलिक होते, हेलो, हाँ बोलिए। 1 लाख होगा सर। आपका कहना है 1 लाख, 1 लाख। चलिए गोविंद जी आप बताइए, 10,000 एक मलिक होगा के पास सर। कितने घुड़सवार हो गए? एक मलिक के पास 10,000 घुड़सवार। एक मलिक के पास 10,000। अब आप लोग बोल दिए हैं
अब आप लोग फिर से सोचिए, किसको लग रहा है कि गलती पकड़ में आ गया हमको? गलत तो है, दो जन तो गलत है, एक जन सही है। सोचिए, मेरा गलत है कमजोर सर। मैथ रखिएगा तो नहीं चलेगा। मेरा गलत है सर। ठीक है, आपका गलत है। आप बताइए जी, बबलू जी आपका सही है? सही है सर। सही है। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, बचपन में पढ़े होंगे डेकामीटर सेंटीमीटर ऐसा पढ़े होंगे, तो वहां लगता है कि कमजोर हो गए हैं। 10 अश्वारोही है एक सरखेल, ठीक है, 10 अश्वारोही एक सरखेल है, और यहाँ है 10 सरखेल बराबर 1 सीपसलार। तो अब देखिए यहाँ पे मैथ लगाता हूं मैं। 1 सीपसलार के पास कितने सरखेल हैं? 10 सरखेल हैं, ठीक है। 1 सीपसलार के पास 10 सरखेल हैं। मानिए कि आप हैं, यहाँ 10 स्टूडेंट हैं भी, आप हैं, बबलू जी हैं, गोविंद जी हैं, कुंदन जी हैं। तो ऐसे पढ़ते, कुंदन जी के पास कितना अश्वारोही होगा? कुंदन जी के पास 10 अश्वारोही होगा, बबलू जी के पास 10 अश्वारोही होगा, ऐसे करके प्रत्येक के पास 10-10 होगा। तो हम उतना 10-10 क्यों करेंगे? 10 गुने 10 करते हैं, तो 100 अश्वारोही किसके पास होगा? एक सीपसलार को 100 अश्वारोही होगा। इस पर विश्वास हुआ? सही है, बोलिए, ये समझ में आया? सही है सर, सही है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब जो है 100, यहाँ पर तो 100 हो गया। अब यहाँ देखते हैं एक अमीर देखते हैं। तो एक अमीर के पास क्या है? 10 सीपसलार है। एक अमीर के पास क्या है? 10 सीपसलार है, ठीक है। और अभी अभी आप देखे हैं कि एक सीपसलार के पास 100 घुड़सवार थे। तो भाई इसमें गुना करेंगे ना, इसमें सही लग रहा है? समझ में नहीं समझ तो बोलिएगा। सही है सर, नहीं सही समझ, है, समझ रहा हूँ। फिर मैं समझाऊंगा, नहीं समझ फिर मैं समझाऊंगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, जहाँ पे 10 लाख बोला था। कैसे 10 होगा देखिए। अब एक मलिक है, एक मलिक के पास 10 अमीर है। एक मलिक के पास 10 अमीर है, और यहाँ देख सकते हैं कि एक अमीर के पास 1000 घुड़सवार है। तो 10 अमीर जुट जाएगा तो 1-1000 लाएगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका इतना गुना। तो ये हुआ क्या? 10⁴, यानी कि 10,000 हो गया, ठीक है। थोड़ा मैथ को भी ठीक रखिए, वीकली में सिलेक्शन बिना मैथ का नहीं होगा। यहाँ पहले से ये था 10 गुना हो जाएगा, यहाँ 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। 10 मलिक क्या हो गया? 10 मलिक और 1 खान, तो खान के बाद 1 लाख से ना, और 10 खान, ऐसे 10 लाख खान कौन रखता है? सुल्तान रखता है। तो फिर हो जाएगा 10⁵ है ये। तो 10 खान और प्रत्येक खान के पास 1 लाख, तो 10⁶ मतलब 10 लाख। 10 लाख किसे ना, कितना किसके पास है? सुल्तान के पास है। मतलब एक आइडियल कंडीशन है, ये नहीं कि सबके पास 10 लाख होगा ही होगा। अब कोई खान के पास जो है, बेचारा कोई खान है, 1 लाख सेना ही नहीं उसके पास है, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ मर गया, कुछ का वेतन नहीं दे पाया। एक आइडियल कंडीशन दिया गया है ये, कि ऐसा दशमलव पद्धति मंगोलों की थी। अब रख नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है, रख नहीं पा रहे हैं कि आपको आवश्यकता नहीं है तो नहीं रख पा रहे हैं। देखिए एक आइडियल कंडीशन था, कोशिश की जाती थी सुल्तानों के द्वारा कि इसको पूरा किया जाए। चलिए 10 से ज्यादा हो गया, 10-20 हो गया है, मैं यही खत्म करता हूँ, फिर कल आता हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए और रेगुलर रहिए। बंद किया जाए? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पूछना है कुछ? नौ बजे पक्का आ जाइए आप लोग, 9 बजे। बंद करें? गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।